आज और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर पेज 3 न्यूज़। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं मुजफ्फरपुर पेज 3 न्यूज़ पर। और आज हम खास बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शहर के ऐसे व्यक्ति को मिलवाएंगे, जाना पहचाना चेहरा, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार से। तो सबसे पहले डॉक्टर राजीव कुमार सर का स्वागत करते हैं मुजफ्फरपुर पेज 3 न्यूज़। धन्यवाद। खास बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सर से बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन में आम आदमी के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया और बहुत लोगों को जीवन जीने में बहुत बदलाव आई है, आपको सर डॉक्टर होने के नाते किस चीज़ का बदलाव करना पड़ा? सबसे पहले मैं बता दूं कि कोविड-19 डिजीज़ और कोरोना वायरस का इन्फेक्शन दोनों अलग अलग चीज़ है। कोरोना वायरस से अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो आप कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं, और जब आपको उसका सिम्टम्स लक्षण आने लगते हैं तब आप कोविड-19 डिजीज़ के बीमारी से ग्रसित हैं। जैसे कि अगर आप HIV से ग्रसित हो तो आवश्यक नहीं है कि आपको एड्स हैं ही, ठीक उसी तरह आपको कोरोना पॉजिटिव से ये मतलब कभी नहीं है कि आप कोविड-19 डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। खैर, आपका प्रश्न ये है कि क्या क्या बदलाव करना पड़ा कोविड-19 के लॉकडाउन के समय में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि फेसबुक के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैंने अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिया मैंने कि आप इस नंबर पर समय दे दिया कि 11 बजे से 2 बजे तक मुफ्त निःशुल्क आप परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में आप मेरे पास नहीं आ पाते हैं। तो मैंने अपने तरफ से चिकित्सक होने के नाते मैंने ये धर्म निभाया कि लोगों को टेलीफोन से सुविधा दी। और अस्त व्यस्तता की जहाँ तक बात है, पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी लॉकडाउन में। आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर हो गई थी लोगों को। उसमें हम लोग एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते जो कर सकते थे, जो भी NGO ऐसा काम कर रही थी, जो खाना कपड़ा बांट रहे थे, उन NGO को मैंने आर्थिक मदद की, और ख़ुद अपने तरफ से भी मैंने खाना का पैकेट और कुछ वस्त्र का पैकेट लोगों के बीच वितरित किया। यही हम लोग कर सकते थे। इस लॉकडाउन के दौरान सारे स्कूल बंद हैं, बच्चे घर से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और बच्चे का सारा समय टीवी और मोबाइल पर बीत रहा है। इसमें बच्चे के शरीर पर ये मोबाइल और टीवी क्या प्रभाव डाल सकता है, सर से जानते। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि इस पूरे लॉकडाउन के अंतराल में, समय में बच्चे घर पर थे। शारीरिक कोई भी व्यायाम, जो खेल कूद होता है, वो बच्चे स्कूल में जो करते हैं नहीं कर पा रहे थे। उनका दिन मोबाइल में, टीवी पर, यहाँ तक कि ऑनलाइन क्लासेस भी टीवी पर लोग करा रहे थे स्कूल वाले। इससे बच्चों के जो शारीरिक और मानसिक भी बहुत उन लोगों को झेलना पड़ा है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए हैं इधर जो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। कुछ बच्चे में आक्रामकता आ गई है। मैंने देखा है एक 16 साल के बच्चे को जो दिन भर घर में रहता था, टीवी मोबाइल में कौन कौन गेम है आप जानते हैं, PUBG है, क्या है, वो आक्रामक हो गया था। वो अपने पेरेंट्स से लड़ने के लिए, मारपीट करने के लिए तैयार था। वो लोग लेके आए, मेरे पास आए थे, तो मैंने देखा है कि एक साइकोसिस डेवलप करने लगा था। अब तो लॉकडाउन खुल गया है, शुक्र है, नहीं तो स्कूल अभी भी बंद है। तो बच्चों को मैंने अपनी तरफ से राय दिया था कि बच्चों को घर पर शारीरिक क्रियाएं जरूर कराएं, व्यायाम जरूर कराएं, और इंडोर गेम में उनको इंटरेस्ट जरूर लगाएं, इंडोर जरूर खिलाएं, जिससे कि उनको सिर्फ टीवी और मोबाइल के ऐसे चीज़ों से, ऐसे गेम्स में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट न जाए जो उनको आक्रामक बना सकता है। PUBG में आप जानते ही हैं किस तरह का गेम है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों असर पड़ा है, और हमको तो लगता है कभी कभी फियर साइकोसिस से भी ग्रसित थे बच्चे, और उसका हम लोगों ने निदान किया है। अगर सर देखें तो पिछले साल चमकी बुखार शहर में बहुत दंश झेल रहा था चमकी बुखार का, और इस बार कोविड-19 के साथ साथ एक चमकी बुखार जो छोटे बच्चे का बहुत प्रभाव डाला है, इस पर सर आप क्या कहना चाहें? जो चमकी बुखार है वो विगत 2-2.5 दशक से, मैं 94-95 से देख रहा हूँ अपने अस्पताल केजरीवाल में, और इसको बाद में
चिकित्सकों ने की टीम ने इसका नाम दिया AES। तो AES जो है एक्यूट इंसेफ्लाइटिक सिंड्रोम का अर्थ ही है कि बहुत सारे डिजीज़ के ग्रुप्स को सिंड्रोम बोला जाता है। तो इसमें बहुत सारे चीज़ मिले होते हैं और ख़ासकर ये गर्मी में बढ़ जाती है। ऐसे मुजफ्फरपुर इसका एंडेमिक जोन है, यहाँ सालों भर ऐसे केसेज आते रहते हैं, मगर गर्मी में, उमस वाली गर्मी में ये केस बढ़ जाते हैं। पिछले साल के तुलना में इस साल केसेस बहुत कम आई है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो इस पर सतर्कता है, इसके विषय में उन्होंने जो गाइडलाइंस दिए हैं, जिसके कारण अभी आप सुने होइएगा कि PICU वार्ड और इंसेफ्लाइटिस वार्ड SKMCH में खुला है और उनका नीचे एकदम प्राइमरी चिकित्सा केंद्र जो है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर आशा, जीविका, इन सभी को सहयोग से जो उन्होंने अभियान चलवाया है, जागरूकता का कोऑर्डिनेशन बनवाया है ग्रुप्स के बीच में, जिसके कारण इस वर्ष AES की संख्या में बहुत कमी आई है, बहुत ज़्यादा कमी है। अभी तक सिर्फ 7 केस ही केजरीवाल में भर्ती हुए हैं और उसमें 1 की मृत्यु हुई है। वो भी मृत्यु 1 घंटा के अंदर, एडमिशन के 1 घंटा के अंदर हो गई थी। तो इसका मतलब है कि AES को रोका जा सकता है अगर हम लोग सघन जागरूकता अभियान चलाएं कि बच्चे को क्या खिलाना है, कैसे रखना है। ये अगर गार्जियन को बता दिया जाए तो हम समझते हैं कि AES से ये हमारा शहर, मेरा राज्य के ये बहुत इम्पोर्टेंट शहर है और उत्तरी बिहार में बहुत सारे शहरों में ये केसेज हैं, मुक्त हो सकता है। क्योंकि इसका सही एकदम एग्जैक्ट इलाज क्या है ये अभी तक पता नहीं। हम लोग सिम्टम्स का इलाज करते हैं, ब्लड शुगर कम है तो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, चमकी हो रही है तो चमकी न होने वाली दवाई दी जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उसको स्टिमुलेट करने की दवाई दी जाती है। इस तरह से हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लक्षण इसके आते हैं, बहुत सारे कारण से ही होता है, एक कारण तो है नहीं इसका। लेकिन कुपोषण सबसे बड़ा कारण है, अशिक्षा सबसे बड़ी कारण है इसका। क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति को पता नहीं है उनको कि हमको बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, क्या खिलाना है, कैसे रखना है। अधिकांश बच्चे रात में खाना नहीं खाते हैं और अर्ली दम सुबह में उनको ब्लड शुगर का लेवल घट गया, चमकी हो रहा है, बेहोश हो गए। तो हम लोग बताते हैं जागरूकता अभियान में कि अपने बच्चे को रात में खाना ज़रूर खिलाएं, भरपेट खिलाएं और उसमें एक मीठा पदार्थ ज़रूर शामिल रखें। कुछ नहीं मिले तो जैगड़ी, गुड़ जो है, मिठा जो है, उसको उसमें शामिल करें। इससे भी आपके बच्चे को AES से कमी आएगी। प्रोटीन की कमी के लिए अंकुरित चना, अंकुरित मूंग खिलाएं। यह आवश्यक नहीं है। लोगों के दिमाग में होता है कि हमारे पास, मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से लाऊंगा कि मैं अपने बच्चों को चिकन खिलाऊं, मटन खिलाऊं। अरे, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत अकुड़ा हुआ मूंग, अकुड़ा हुआ चना है। एक बॉयल्ड अंडा भी बहुत अच्छा प्रोटीन का दे सकता है, सोर्स हो सकता है। इसीलिए कम दाम में हम अपने बच्चों को सत्तू खिलाएं, तीसी खिलाएं, मरुआ की रोटी खिलाएं, सहजन जो है हम लोगों का सब्जी, उसको खिलाएं। बहुत सारे बीमारियों से बचाव कर सकता है। तीसी ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसके अंदर। तीसी प्रतिदिन अपने बच्चे के भोजन में शामिल करना चाहिए। और उबला हुआ पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है। और पानी हम लोग क्या पीते हैं बच्चे गांव में? जिस पोखरी में नहाते हैं, जिस पोखरी में पशु को नहाते हैं, जिसमें शौच धोते हैं, जिसमें कपड़ा धोते हैं, वही पानी खुद पीते भी हैं। ज़मीन पर गिरे हुए जो पशु पक्षी फल खाते हैं, खाए रहते हैं, वो फल उठा के खाते हैं। इन सब चीज़ों पर अगर हम ध्यान देते हैं या दिलवाते हैं जागरूकता के दौरान, तो हमने पाया है कि उस जगह से केसेस नहीं आते हैं। जो लोग अशिक्षित हैं या नहीं समझ पाए हैं इन बातों को, उस सब जगहों से ही केसेज आती है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री का कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है, साधुवाद के पात्र हैं कि शहर अभी एक्यूट इंसेफ्लाइटिक सिंड्रोम से उस तरह से ग्रसित नहीं हुआ है जैसे विगत वर्षों में होता आ रहा है। मैंने तो एक एक बार में, एक एक दिन में 5-5 डेथ देखा है। और पूरे सीजन में एक, जो कि 1-2 महीना कहीं होता है, उसमें मैंने 40 से 50 बच्चों को मरते देखा है। लेकिन आज ईश्वर की कृपा है और आने वाले वर्षों में
हम लोग इस अभियान को चलाते रहेंगे तो निश्चय ही ये अभियान सफल रहेगा और एईएस से हमारा शहर मुक्त होगा। जैसा कि सर पता चला है कि आप डॉक्टर पेशा से जुड़े हुए हैं और एक अच्छे मुकाम तक पहुंच गए हैं, अब आप राजनीतिक में भी शुरुआत करने वाले हैं और जदयू के सदस्य भी रह चुके हैं। और जैसा कि पता चला है कि कांटी विधानसभा क्षेत्र से आप आना चाहते हैं, तो उसमें सर राजनीतिक में आने का मेन उद्देश्य क्या है? चिकित्सा सेवा में मैंने बहुत काम किया है। लगभग 28-29 साल से मैं इस चिकित्सा सेवा में हूँ और आज भी मैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा कोई अपना निजी अस्पताल नहीं मैंने खोला है, कोई नर्सिंग होम मेरा नहीं है। मैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट केजरीवाल मातृ सदन से जुड़ा हूँ, जहाँ आज भी 50 रुपया में बच्चों को देखा जाता है, जहाँ आज भी स्पेशल पुर्जा 200 रुपया में देखा जाता है। तो मैंने पैसा के लिए काम नहीं किया है, मैंने काम किया है गरीब लोगों के, जनता के लिए, कि जिनके बच्चे को देखने के लिए जब मैं शुरू किया था उस समय ओपीडी 5 रुपये में देखा जाता था, कल्पना कीजिए। और मैं सरकारी नौकरी छोड़कर चैरिटेबल ट्रस्ट में आया था। मेरी तनख्वाह 6,000 रुपये थी और केजरीवाल अस्पताल में मैंने 1450 रुपया में काम शुरू किया था। तो मेरे अंदर सेवा की भावना बहुत पहले से थी, लेकिन मैंने पाया कि आप एक चिकित्सक सेवक होकर उस तरह से लोगों की सेवा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि योजना आप नहीं बना सकते हैं। जैसे कि एईएस कहीं लीजिए, तो मैं सजेशन दे सकता हूँ, योजना नहीं बना सकता। अगर मैं राजनीति में जाता हूँ तो मैं योजना का सदस्य हो सकता हूँ, मैं योजना बना सकता हूँ और उनके लिए काम कर सकता हूँ। और सिर्फ एक शहर के लिए नहीं काम कर सकता हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए काम, एक जगह के लिए नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए काम कर सकता हूँ। और सिर्फ चिकित्सा ही नहीं, मैंने कहा कि शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है स्वस्थ रहने के लिए। हम लोग के यहाँ कहावत है कि जैसा मन होगा वैसा तन होगा, यानी आपको जैसा आपकी शिक्षा होगी वैसा आपका स्वास्थ्य होगा। तो शिक्षित व्यक्ति ही स्वस्थ रह सकता है और स्वस्थ व्यक्ति ही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। दोनों में अनुश्रय संबंध है। और बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, एक चिकित्सक उसको किसी रूप में दूर नहीं कर सकता है। किसी आदमी को भोजन नहीं मिल रहा है, चिकित्सक उसको भोजन कहाँ से देगा और कैसे देगा, कि उसको कैसे पता होगा। लेकिन अगर आप राजनीति में जाते हैं तो आप ये बात को समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति को शुद्ध जल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप शुद्ध जल की व्यवस्था करवा सकते हैं, उनको प्रोटीनियस जो बैलेंस डाइट बोलते हैं उसकी व्यवस्था करा सकते हैं। ये आप राजनीति में जाने के बाद ही कर सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जाके इन सब बिंदुओं पर काम करके आम जन जीवन जो है उसको स्वस्थ और खुशहाल बना सकूं। कांटी विधानसभा क्षेत्र में कौन सी समस्या की कमी आ गई है जिसका आप पूरा करने का हर संभव से प्रयास करेंगे? कांटी विधानसभा क्षेत्र जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। आप पाएंगे कि आपको शायद इतिहास मालूम हो, जहाँ जहाँ परत चरण गौतम के, महात्मा बुद्ध, कुशीनगर, वैसे इतिहास वाले जगह की आज क्या दुर्दशा है ये किसी से छुपी हुई नहीं। एनटीपीसी है, थर्मल पावर है, सब कुछ है, लेकिन गांव और गली में आज भी मैंने कहा कि शुद्ध जल की उपलब्धता नहीं है। मैं खुद गया हूँ एईएस के समय में बहुत सारे गांवों में, तो बहुत सारे गांवों में पीने के लिए पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है। स्कूल अगर है तो अच्छे शिक्षक नहीं है, या शिक्षक हैं तो वो आते नहीं हैं। बहुत सारी, और जो गरीबी है उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ, यहाँ कह भी नहीं पाऊँगा मैं शायद। इस स्तर पर मैंने लोगों को देखा है। जब मैं फील्ड में गया हूँ तो मुझे लगा है कि नहीं, आई शुड वर्क फॉर दैट, हमको इन लोगों के लिए काम करना ही चाहिए। और इसीलिए मैं जदयू का सदस्य हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि नहीं, आदमी को इस रूप में भी आना चाहिए। और जो भी मूलभूत समस्याएं हैं कांटी की वह मेरे दिमाग में है और उसको मैं निश्चित पूर्वक प्रयास करूंगा, अगर मैं आ जाता हूं तो, कि उसको मैं अपने स्तर से, ऐसे भी मैं नहीं भी हूं तब भी मैं कांटी के क्षेत्र की जनता के लिए मैंने कूपन जाहिर किया, निकाल दिया है। जो भी गरीब जनता है उसको वो कूपन मिल जाएगा। मेरे लोग वहाँ पर घूम रहे हैं, उनको मैं फ्री इलाज तो ज़रूर कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। ये
एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं कर सकता हूँ। ऐसे मैं कम पैसे में केजरीवाल में देख ही रहा हूँ, लेकिन मैं अपने निजी क्लिनिक पर भी मैं उनको फ्री दवा और फ्री चिकित्सा शिविर लगाता रहा हूँ। कांटी के बहुत सारे गांवों में लगाया हूँ, कोल्हुआ में लगाया हूँ, कलवारी में लगाया हूँ, भटौलिया में लगाया हूँ, बहुत सारे गाँव में मैंने लगाया। और जागरूकता प्रोग्राम AES का भी मैं करता रहा हूँ। तो कांटी से चूँकि मेरा घर खुद कांटी में है, मैं अभी कांटी में ही बैठा हुआ आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए कांटी मेरी प्राथमिकता में है। मैं चाहता तो मैं मुजफ्फरपुर विधानसभा भी चुन सकता था, लेकिन चूँकि कांटी मेरा घर है, मेरा प्राथमिकता में है, इस मुजफ्फरपुर PS3 न्यूज़ चैनल के माध्यम से कांटी विधानसभा सहित पूरे प्रदेश वासियों को इस कोविड-19 के दौर में सर क्या संदेश देना? संदेश मैं यही दूंगा कि आप जब भी भीड़ वाले जगह पर जाएं तो मास्क लगा लें। मास्क की ज़रूरी नहीं है कि वो N95 ही हो, सर्जिकल मास्क ही हो, या आवश्यक नहीं। आवश्यक है कि आप रुमाल से भी मास्क बना सकते हैं, आप अपने तौलिया को भी मास्क बना सकते हैं, माताएं बहनें अपने साड़ी से भी अपने मुख को ढक के अपना मास्क बना सकती हैं। मास्क ज़रूर लगाएं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है स्वच्छता, इस पर हमारे प्रधानमंत्री भी काम कर रहे हैं, स्वच्छता के लिए किए हैं। अपने हाथों को साबुन से आप बार बार धोइए, 20 सेकंड ही धोना है सिर्फ। ये आवश्यक नहीं कि हर बार अल्कोहल से सैनिटाइज किया जाए। जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं, जो लोग मरीजों को छूते हैं, देखते हैं, उनके लिए सैनिटाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, हर आदमी के लिए ज़रूरी नहीं है। आप साबुन से भी, किसी भी साबुन से, अच्छे साबुन से आप हाथ धो लेते हैं हर 1-2 घंटा के बाद, तो मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी है। और कोरोना से आप डरें नहीं, वरन लड़ना है, डरना नहीं है। कोरोना ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि आप उससे डर के घर में ही बैठे रहें। आप बाहर जाएं, लेकिन सावधानी बरतें। सोशल डिस्टेंसिंग एक टर्म है कि आप किसी भी व्यक्ति से, जो हम लोग की संस्कृति रही है, हाथ न मिलाएं, उनको प्रणाम करें, उनके गले न मिलें, उनसे थोड़ी दूरी पर रहें। और जब भी आपको छींक आए, खांसी आए, तो अपने मुंह पर रुमाल तुरंत रख लें और अपनी चेहरे की दिशा बदल दें। इतना कुछ सावधानी बरतने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कोरोना से ग्रसित नहीं होइएगा। धन्यवाद। कीमती समय देने के लिए मुजफ्फरपुर PS3 न्यूज़ के माध्यम से, और फिर मिलेंगे किसी नए चेहरे के साथ। आप सभी का धन्यवाद।